आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिथियम के बारे में, जो पूरी दुनिया में वाइट गोल्ड के नाम से चर्चित है। तो क्लास के आज विभिन्न हिस्से जनरल साइंस के टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे। पहले हम पढ़ेंगे भारत में लिथियम की खोज, जो अभी कुछ दिनों पहले हुई है, उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। लिथियम के पीछे का साइंस क्या है। ये एक अल्कली मेटल है और अल्कली से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन अभी परीक्षा में आते हैं, तो क्या सब हो सकता है उस पर बात करेंगे। लिथियम का इस्तेमाल करके हम बैटरी में कर सकते हैं, और दुनिया भर में आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही है उसमें लिथियम के इस्तेमाल पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया परमाणु बम लगभग बना चुका है और उसमें लिथियम का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। फिर हम बात करेंगे क्लीन एनर्जी की जो दुनिया है, पर्यावरण से जुड़े हुए जो आपके सवाल आते हैं उसमें लिथियम का टॉपिक अ, कैसे उसको समाहित करेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आपकी परीक्षा में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, उसकी भी चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो चलिए वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करते हैं। 9 फरवरी 2023 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है, वहां पर सलाल हैमाना क्षेत्र में पहली बार बड़ी मात्रा में लिथियम का अनुमान लगाया गया है, और ये जो मात्रा है लगभग 60 लाख टन के बराबर है, और इसे जीएसआई ने अनुमानित संसाधन कहा है और इसे G3 की श्रेणी में रखा है। तो ये विभिन्न जो टर्मिनोलॉजीज में बता रहा हूं, ये क्या है उसके बारे में देखते हैं। अनुमानित संसाधन का मतलब, अगर कोई चीज किसी चीज की हम खोज कर रहे हैं, किसी धातु का किसी तत्व का, तो पहले चरण में उसके पाए जाने का संकेत जो है अनुमानित संसाधन से है। और इसके अलावा ये G1 G2 G3 क्या है, ये उपलब्धता के स्तर को बताते हैं। जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है, ये जी वाला पार्ट बढ़ता है, तो G4 का मतलब सबसे ज्यादा संभावना है उस तत्व के आपके देश में पाए जाने की। और भारत की बात करें तो भारत में लिथियम का जो स्तर है वो G4 स्तर का है, यानी कि यहाँ पर लिथियम पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आइए लिथियम का जो साइंस है उसको देखते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 3। इसका सिंबल Li है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसे 2s1 से डिनोट करेंगे, 2s1। इसका एटॉमिक वेट लगभग 7 है, 6.99, यानी कि 7 आप समझ सकते हैं। क्रिस्टल इसका स्ट्रक्चर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये भौतिक अवस्था में पाया जाता है। और ये एक अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या है। लिथियम को जो डेराइव किया गया है, ये ग्रीक वर्ड है जो है लिथोस। लिथोस लिथोस का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। तो लिथियम का मतलब पत्थर, अगर ग्रीक वैज्ञानिक अगर बात करें, ये एक तरह का अल्कली मेटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 1A ग्रुप में पाया जाता है। अभी प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। जो बाकी जो तत्व हैं इस ग्रुप में वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये है आपकी आवर्त सारणी। और आपने लोअर क्लासेस में पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, 9th 10th दोनों क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरा फोकस अल्कली मेटल्स और अभी लिथियम पे ही बात होगी। तो ग्रुप ए में आप ये देखिए, जो ये मेटल हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपके अल्कली मेटल्स माने जाते हैं, अल्कली मेटल्स हैं ये। अब अल्कली मेटल क्या होता है? अल्कली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। बेस का मतलब क्षार, यानी कि जिसमें OH ग्रुप हो। इसका मतलब ये हुआ, ये जो धातु हैं, ये जो तत्व हैं, पानी से जब अभिक्रिया करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, अल्कली बनाएंगे, उसी को अल्कली कहते हैं।
अब ये चूंकि मेटल है इसलिए इसको अल्कली मेटल कहते हैं। अब आइए थोड़ी सी इसकी इसके पीछे के विज्ञान पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो इंटरेस्टिंग भी है। ये जितने अल्कली मेटल्स हैं, ये जितने भाई साहब लोग हैं, इनके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वह एक होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका जो सिग्निफिकेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। अब देखिए, लिथियम है, लिथियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम है, ये भी अल्कली मेटल है, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। और पोटेशियम, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। अब जरा इनकी संरचना देख लीजिए। ये छोटे भाई साहब हैं, ये इनसे बड़े हैं। बड़े का मतलब इनका आकार बड़ा है, इनका शरीर बड़ा है, इनकी संरचना बड़ी है। कैसे बड़ी है? यहां पर दो कक्षाएं हैं, यहां पर तीन ऑर्बिट हैं, एक दो तीन। यहां पर चार ऑर्बिट हैं, एक दो तीन और चार। ठीक है, ये तो संरचना की बात हो गई। इन सब में बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होने का क्या मतलब है? जो बाहरी हिस्सा है, बाहरी दरवाजा बहुत छोटा है, बस उसमें बहुत छोटा सा पार्टिकल है तो निकल जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। यानी कि बहुत आसानी से ये अभिक्रिया कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना बहुत आसान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो यानी कि आसानी से ये धन आवेश अर्जित कर लेंगे। और ये इनका जो चार्ज होगा, ये +1 चार्ज होगा, और इस तरह करके ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे। इसके अलावा इन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समान होगी। फिजिकल तो थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है, लेकिन केमिकल तो पूरी तरह से समान होगी। क्यों समान होगी? आपने लोअर क्लासेस में लिखा है, पढ़ा भी है, और ये आपकी छोटी परीक्षाओं में वन लाइनर आता है। जो तत्व हैं या धातु हैं, उनकी जो अभिक्रिया की जो क्षमता होती है, या फिर उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का जो नेचर होता है, यह पूरी तरह से बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इन सब के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इन सब सारी जो है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो समान होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब हम कुछ और चीजें बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात हो गई, इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। मतलब कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। जो लिथियम होता है ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। पोटेशियम इससे भी ज्यादा होगा, रुबिडियम उससे भी ज्यादा होगा, और सीजियम उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा, इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं। ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन सेल्स, ज्यादा सेल्स हैं। यहां पे देखिए 2 सेल हैं, यहां पर 3 सेल हैं, यहां पर 4 सेल हैं, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे बड़ा आकार होता जाता है, तो आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, इस पर धन आवेश है। यानी कि इन दोनों के बीच जो आकर्षण क्षमता है, छोटा आकार होगा तो ये आकर्षण क्षमता ज्यादा होगी, लेकिन जब ये बड़ा आकार होगा तो आकर्षण क्षमता अपने आप कम हो जाएगी। मतलब आसानी से छिटक के बाहर निकल जाएगा। दूसरे शब्दों में इसकी रिएक्टिविटी या अभिक्रिया करने की क्षमता ज्यादा होगी। और इसी तरह यहां भी है, ये और भी बड़ा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण क्षमता है और भी कम होगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से बाहर निकलेगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये जो रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होगी उसको आपको समझना है, और रिएक्टिविटी का जो क्रम है उसको समझना है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा और कुछ और बात करते हैं कि ग्रुप 1 में जो मेटल हैं वो अल्कली मेटल हैं। उनके नाम क्या है, आपके देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया भी आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम। ये क्या है? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो इन दोनों में आप अंतर थोड़ा सा, अब पूरा बहुत डिटेल में इस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे लिथियम डिस्कस करना है आपको। लिथियम के जो क्वेश्चन आपकी मेंस और प्रीलिम्स में बनते हैं, क्योंकि ये अल्कली मेटल है तो थोड़ा सा मैं सोचा कि अल्कली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे भी मैं टेक्नोलॉजी पे ज्यादा मैंने पढ़ाया है, जनरल साइंस थोड़ा सा मैं कम पढ़ाया हूँ, इसलिए
तो ये ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स हो गए, और ग्रुप 2 में ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, अल्कली नहीं कहलाते ये जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं आपके। ठीक है, ये कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम और रेडियम, ये क्या है? आपके अल्कलाइन है, और ये है अल्कली मेटल है। अब आइए थोड़ा सा अल्कली मेटल्स के बारे में एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्कली मेटल्स जो है तो हैं पानी पर तैर सकते हैं। तो कौन तैर सकते हैं और कौन नहीं तैर सकते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है। तो कौन तैर सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये क्या है? पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। क्यों फ्लोट कर सकते हैं? क्योंकि ये इनकी डेंसिटी कम होती है, प्योर वाटर से की तुलना में इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों क्या है? पानी पर तैर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है, और बाकी की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए तैर नहीं सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आप याद रखिएगा कि कौन फ्लोट कर सकते हैं वाटर पे और कौन फ्लोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक छोटा सा फैक्ट ये है कि जो सबसे लीस्ट डेंस मेटल है वो लिथियम है। लिथियम की जो डेंसिटी है ना इसमें सबसे कम होती है, और इसी ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आज लिथियम का महत्व काफी बढ़ता जाता है। लिथियम को जो है वैक्यूम में हम स्टोर कर सकते हैं और एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में स्टोर करते हैं, इसलिए क्योंकि अभिक्रियाशील होता है। जितने भी अल्कली मेटल हैं तो उनकी बाहरी आउटर ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो बहुत तेजी से छिटक के बाहर निकल जाएगा, अभिक्रिया करके एक पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। इसलिए इसको वैक्यूम में या इनर्ट लिक्विड, जो अक्रिय लिक्विड है, जो लिक्विड क्रियाशील नहीं है, उसमें संभाल के रखते हैं। जैसे मिनरल ऑयल हो गया या केरोसिन हो गया, उसमें हम इसको संभाल के रखते हैं। अगर हवा में रखेंगे तो बहुत तेजी से ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और फिर ऑक्साइड बना लेगा, इसलिए इसको तेल में डुबो कर रखा जाता है। और जब आप तेल से इसको बाहर निकालते हैं तो ब्राइट सा दिखता है, लेकिन चूंकि अभिक्रियाशील है, बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुरंत ऑक्साइड बना के ये ब्राउन कलर में तब्दील हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे उसको ब्लैक होने लगता है। इसलिए इसको नेचर में इसको कभी भी इसको प्योर फॉर्म में रखते ही नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी की वजह से बाकी एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उसमें मिला के इसको रखते हैं। और ये मौजूद होता है ज्यादातर, ये लिथियम जो है, जो अल्कली मेटल्स का ये जो फॉर्म है लिथियम, ये जो हमारे सबसे काम का तत्व है आज पूरी दुनिया में, उसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं। गोल्ड से भी ज्यादा महत्व हो गया है पूरी दुनिया में। क्यों हो गया? अभी धीरे धीरे समझेंगे इसको। समुद्र के पानी में मौजूद होता है, और जो ब्राइन होता है समुद्र में, ब्राइन का मतलब होता है कि आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो समुद्र के पानी का वो हिस्सा जिसमें खारापन सबसे ज्यादा हो उसको ब्राइन कहते हैं। तो उसी जो सर्वाधिक खारेपन वाला हिस्सा है ना पानी में, समुद्र के पानी, वहीं से लिथियम निकालते हैं, और वही लिथियम क्लोराइड और लिथियम पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में बना होता है। एक क्वेश्चन है यूपीएससी में 2008 में आया है, देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पढ़िए इसको ध्यान से। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु का वर्णन करता है? इसमें सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था। 2008 का ट्रेंड कुछ और था, 2023 और 24 और 25 का ट्रेंड एकदम अलग होगा। अब क्वेश्चन आएंगे का पैटर्न डिफरेंट होगा। क्या होगा अभी मैं डिस्कस करता हूं। लिथियम का इस्तेमाल होता है एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में, एनर्जी स्टोरेज टूल के तौर पे। क्यों? ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीछे का साइंस क्या है और उस पर सवाल कैसे बनते हैं उसको बात करते हैं। जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो रिचार्जेबल, हल्की, और बैटरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लैपटॉप में भी इसका काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह पूरी धरती पर जो हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लिथियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है, उसके पीछे का साइंस क्या है उसको बात करेंगे। और लिथियम को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है।
बैटरी का जो इतना महत्व है, बैटरी से क्या फायदा हो गया। आज जो पूरी दुनिया में आप वायरलेस सोसाइटी देखते हैं, आप देखिए वायरलेस सोसाइटी किस हद तक जा चुकी है। अब तो आप एक बैंड लगाइए और अपने आप को मेडिकल कंडीशन तक हासिल कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपके बॉडी के वाइटल इंडिकेटर्स क्या है, वो प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायरलेस, एक वायरलेस बैंड लगाएंगे वो पता चल जाएगा। पूरी दुनिया वायरलेस होने की तरफ बढ़ रही है, और कुछ समय तो गैजेटलेस होने की दुनिया भी अब शुरुआत हो चुकी है। जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि आने वाले दशक में तो दुनिया गैजेटलेस हो जाएगी। तो ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा विषय है। तो तो जो वायरलेस सोसाइटी में ये जो रिवोल्यूशन देखते हैं, वो आया है बैटरी की वजह से। बैटरी आने की वजह से वायरलेस सोसाइटी हो गई है। मतलब जो भी हम उपकरण इस्तेमाल करने वायरलेस हैं। मोबाइल एक वायरलेस उपकरण है। तो इसके पीछे का आधार है लिथियम। लिथियम ने इस आधार को प्रदान किया है। इसके अलावा जो ऊर्जा का स्टोरेज है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको हम स्टोर कर सकते हैं लिथियम बेस्ड डिवाइसेस में। इतना पावरफुल है लिथियम। तो क्यों इस्तेमाल होता है लिथियम का, इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है बैटरी में, उसके पीछे का साइंस क्या है। पहला तो इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो आप समझते हैं कि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो जब लो डेंसिटी होती है, कम घनत्व होता है, तो जो गैजेट है उसका मास अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी बैटरी का वजन कम हो जाएगा। और फिर जो गैजेट है उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सबसे बड़ा ये तो ये हेल्प होता है। और फिर इसकी जो उपलब्धता होती है वो बैटरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है, और बैटरी की एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाती है लिथियम की उपलब्धता। ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इसका इस्तेमाल हुआ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके पीछे का साइंस है, वो ये है कि इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या है? जब इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, तो क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होती है। मतलब बाहर निकलने की, भागने की, किसके भागने की? इलेक्ट्रॉन्स के भागने की। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा ड्राइविंग फोर्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं चार्ज स्पीसीज के रूप में, एक फेज से दूसरे फेज में, रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान, अभिक्रिया के दौरान। तो इसका जो सबसे महत्व ये है कि इसकी विद्युत रासायनिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में हाई ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, और ये उसको बहुत ज्यादा एक चार्ज स्पीसीज के तौर पे ले आते हैं। और लिथियम की इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये उसको बहुत पावरफुल बैटरी बैटरी को बहुत पावरफुल बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा चूंकि इसका वेट बहुत कम होता है, 6.9 है, और इसके जो आयन्स हैं उनका भी आकार छोटा होता है, उससे क्या होगा, लिथियम के आयन डिफ्यूज आसानी से हो सकते हैं बैटरी में। बैटरी में जब रिएक्टिविटी होगी तभी तो आपका उपकरण काम करेगा, आपका गैजेट काम करेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल और कम परमाणु भार और आयनों का छोटा आकार, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से बैटरी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो ईवी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, बैटरी में और मोबाइल फोन में की दुनिया में इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा आज जो पूरी दुनिया परमाणु बम के पीछे जो भाग रही है, उसमें भी इसका इस्तेमाल है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में लिथियम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। तो सबसे ज्यादा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में परमाणु बम बनाने में न्यूक्लियर फ्यूजन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो मैंने विस्तार से पढ़ाया है। क्या होता है कि जब छोटे नाभिक मिलते हैं और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो फ्यूजन कहते हैं, संलयन कहते हैं इसको। और इस संलयन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो क्रियाएं हैं, उस दौरान भट्टी में, परमाणु भट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो थर्मोन्यूक्लियर क्रिया होती है। तो लिथियम के किस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, किस समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। लिथियम 7 का हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्तेमाल होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में।
क्यों होता है, कब होता है? कूलिंग सिस्टम के दौरान, क्योंकि उसके पीएच को, उसकी अम्लीयता को स्टेबलाइज कर देता है, उसको कंट्रोल कर देता है। कौन करता है? लिथियम सेवन, जो लिथियम सेवन का सबस्थानिक है, उसका हाइड्रोक्साइड। अब प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। जो पुराने बच्चे हैं क्लास में, वो आपस में डिस्कस करके समझ सकते हैं। आप लोगों को आपस में भी डिस्कशन करना चाहिए, ताकि अगर किसी का टॉपिक अगर छूट गया है तो आप दूसरे को बताएंगे तो आपकी भी तैयारी होगी। तो ये सब करिए आप लोग। तो थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रियाओं में लिथियम में कौन सा इस्तेमाल होता है? लिथियम सेवन का हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब उत्तर कोरिया, एक रिपोर्ट आई है अभी कुछ समय पहले कि उत्तर कोरिया की, हमारे जो भाई साहब हैं किम जोंग, वहां के तानाशाह, परमाणु बम लगभग ये बना ही चुका है उत्तर कोरिया इस समय, और वो कर रहा है लिथियम सिक्स का इस्तेमाल। उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बनाने में लिथियम सिक्स समस्थानिक का इस्तेमाल कर रहा है। याद रखिएगा कि जो लिथियम सेवन का इस्तेमाल तो परमाणु भट्टी में पीएच स्टेबलाइजर का में करते हैं, लेकिन ये जो परमाणु बम ये जो बना रहे हैं उसमें लिथियम सिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लिथियम सेवन जो है, सिक्स जो है, ये न्यूक्लियर वेपन के लिए बड़ा एक पावरफुल बेस प्रोवाइड करता है। और ये जब लिथियम सिक्स इस्तेमाल करता है तो थर्मो न्यूक्लियर वेपन जो है उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये तो कहानी हो गई परमाणु बम में इसके इस्तेमाल की। मिश्र धातु में भी लिथियम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाया जाता है ताकि उसकी क्षमता में सुधार किया जा सके और उसको हल्का किया जा सके। मैग्नीशियम लिथियम जो है, मिश्र धातु का उपयोग कवच बनाने के लिए किया जाता है। और एल्यूमिनियम लिथियम जो मिश्र धातु का उपयोग किसमें किया जाता है? हवाई जहाज में, जो हाई कैपेसिटी वाली साइकिल्स के फ्रेम बनाने में, और जो आजकल जो बुलेट ट्रेन बनाया जाता है ना, उसमें भी इस मिश्र धातु का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है। अब ये भी जो क्वेश्चन जो है देखने में तो सीधा साधा है, लेकिन ये घुमा के पूछ सकते हैं कि बुलेट ट्रेन बनाने में हम कौन सी मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो एल्यूमिनियम लिथियम, याद रखिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लिथियम पर मेंस की परीक्षा में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, यूपीएससी के एग्जाम्स की यही ब्यूटी है कि प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास पर अगर है तो उसमें इकोनॉमिक्स लेके आएंगे, पर्यावरण के क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, साइंस के या टेक्नोलॉजी वाले पेपर में पर्यावरण लेके आएंगे। तो यहां पर लिथियम जो है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यूपीएससी को बहुत ज्यादा संभावनाएं दे देता है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा के संग्रह में लिथियम, और इथिक्स के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं लिथियम पे। कैसे आएंगे अभी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा इथिक्स में कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन है। सोचिए, लिथियम का क्वेश्चन इथिक्स में। अक्षय ऊर्जा के संग्रह में लिथियम बड़ा एक प्रभावकारी होता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी। अब आप सोचिए कि अ, आज क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, भारत ग्रीन एनर्जी में दुनिया में एक लीडर के तौर पे उभरना चाह रहा है, और भारत बहुत काम कर रहा है इस पूरे चीजों पे। आप देख रहे हो कि सरकार का बड़ा फोकस है कि ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर जोर दिया जाए। तो लिथियम का सबसे बड़ा इस्तेमाल ये भी है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको स्टोर किया जा सकता है इसकी मदद से। तो आप इसका इंपॉर्टेंस देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी को आप स्टोर कर लेंगे तो कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि आप सोलर पैनल के माध्यम से सोलर रेडिएशन को फोटो वोल्टिक सोलर पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। और इस ऊर्जा को जब आप बिजली के ग्रिड से जोड़ेंगे तो उस पूरे इलाके को बिजली की सुविधाएं देंगे, इलेक्ट्रिक की सुविधाएं देंगे। लेकिन जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी आप उसको बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो जब स्टोर होगा तो क्या होगा, आप देखिए कि आजकल हम अपने घरों में इन्वर्टर लगाते हैं। अभी भी देश के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं होती। तो ये जो लिथियम वाला पार्ट है, ये बड़ा इस पूरे सिस्टम को बड़ा पावरफुल बनाता है। आपकी एनर्जी स्टोरेज क्षमता बैटरी की या पूरे सिस्टम की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिक्स कंट्रीज जो है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो पूरी दुनिया है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम तो कर रही है,
वो पूरी दुनिया में बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज हैं सिड्स कंट्रीज। और उन सिड्स कंट्रीज में आज भी मतलब जो छोटे छोटे द्वीप वाले द्वीप हैं जिनकी चारों तरफ समुद्र है और वहां बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, सिड्स कंट्रीज इनको कहते हैं, वो आज भी वहां पे बहुत सारे इलाके पावर ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। और पावर ग्रिड से नहीं जुड़े होने की वजह से जो लिथियम आधारित एनर्जी स्टोरेज, क्लीन एनर्जी या एनर्जी जो स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी वाली डिवाइसेस हैं, उन पे जो काम चल रहा है पूरी दुनिया में, तो ये उनके लिए बड़ा पावरफुल एक आधार प्रदान करता है। और इनकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये ऊर्जा को लगभग 100% से भी 100% लगभग या 99% तक ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। और जबकि आज जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेड एसिड वाली जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उसकी क्षमता 80 से 85% के आसपास है। तो ये जो 15% आपका ऊर्जा का नुकसान जो हो रहा है ना, उसकी बचत होगी और हमारी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएगा। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के विकास के साथ उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करने वाली ऊर्जा को संग्रहित करना संभव है जहां अभी तक ये सेवा उपलब्ध नहीं है। अब एक क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में, फटाफट नोट करिए और उसको दिखाइए। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के लाभ सुदूर इलाकों में पहुंचाने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी विकल्पों पर चर्चा करिए। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। जो भी बताया उसको पॉइंटर्स में लिख के दिखाएंगे। ज्यादा नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे, लेकिन टू द पॉइंट लिखेंगे। अंग्रेजी में क्या एक क्वेश्चन होगा, डिस्कस द टेक्नोलॉजी ऑप्शंस अवेलेबल टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू रिमोट एरियाज। ठीक है, तो इसमें आप लिथियम का जो इस्तेमाल है उसको लिखेंगे और पर्यावरण के भी कुछ संदर्भ देंगे जो पिछले क्लासेस में मैं आपसे बात कर चुका हूं। अब आइए बात करते हैं दुनिया भर में लिथियम के भंडार कहां हैं। तो जो बड़े भंडार वाले देश हैं वो हैं चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। ये तीन जो है शीर्ष देश हैं। और लिथियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया जो है अग्रणी देशों में से एक माना जाता है। वहां का जो ग्रीन बुश का जो इलाका है वो वहां वहां पे लिथियम रिजर्व की बहुत ज्यादा संभावना है। और इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कैटलिन का जो इलाका है वहां से भी लिथियम निकाला जाता है। लिथियम ट्रायंगल पर काफी क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में। अब लिथियम ट्रायंगल क्या है इसको जरा देखते हैं। ये पूरा जो है त्रिभुज की आकृति जो आपको दिख रही है, इस पूरे इलाके को लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। इसमें चिली, आप देख रहे हैं चिली का इलाका है, बोलिविया और अर्जेंटीना, ये तीन देश हैं। यहां पर दुनिया का लगभग 56% या उससे भी थोड़ा ज्यादा लिथियम का रिजर्व पाया जाता है। और ये चूंकि त्रिभुज के आकृति का है इसलिए इसको लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। चिली में अटाकामा का एरिया, बोलिविया में उयुनी का एरिया, अर्जेंटीना का ओलारोज का इलाका, ये सब जो है ट्रायंगल के हिस्से हैं और इस इलाके को एक पावरफुल लिथियम रिजर्व के रूप में इसको बनाते हैं। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली मेक अप द लिथियम ट्रायंगल। द थ्री कंट्रीज along with पेरू contain about 67% प्रूवन लिथियम रिजर्व। यानी कि अगर पेरू को भी जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 70% के आसपास लिथियम रिजर्व इनके पास पहुंच जाता है। बोलिविया में जो उत्पादन है वो लगभग 21 मिलियन टन के आसपास है, लगभग एक चौथाई। और दुनिया का सबसे बड़ा जो लिथियम का डिपॉजिट है उसका नाम क्या है अपनी कॉपी में नोट करिए, सालार डी यूयूनी। ये पूरा इलाका है सालार डी यूयूनी, ये बोलिविया में है। और इतना एक खूबसूरत एरिया है ना कि ये आप अगर स्पेस में चले जाएं तो वहां से दिखाई देता है, इतना सुंदर है। सालार डी यूनी का जो साल्ट फ्लैट है
ये पूरा साल्ट इलाका है, ये सॉल्ट फ्लैट एरिया, और ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पर लिथियम के रिजर्व बहुत ज्यादा है। बोलिविया का ये इलाका है। कौन से जो देश हैं पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में लिथियम सप्लाई कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया लगभग 55,000 टन, चिली 26,000 टन, चाइना 14,000 टन, अर्जेंटीना, ब्राजील, जिम्बाब्वे और पुर्तगाल। ये क्रम है देशों का जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जरूरी लिथियम की सप्लाई कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में। अब हम आते हैं अपने देश में। हमारे देश में क्या स्थिति है उसको भी देख लेते हैं। जो साउथ कर्नाटक का रीजन है, मांड्या, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में जो अभ्रक माइका का जो एरिया है, अभ्रक का भंडार है, वहां पे भी इसके पाए जाने की संभावना है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है बताइए? नेल्लूर का जो माइका बेल्ट है ना, वो सबसे बड़ा अभ्रक का भंडार माना जाता है। आंध्र प्रदेश का इलाका है और ये भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन हो गया आपके लिए। भारत में जो लिथियम के रिजर्व हैं वो क्या है? लिथियम पिग्माटाइट, यानी कि ये क्या है पिग्माटाइट? लिथियम, सीजियम और टैंटियम की जो फैमिली है, ये जो तीन तत्वों की मिल की मिश्रण की जो फैमिली है, ये पाया जाता है भारत में इस फॉर्म में। लिथियम, सीजियम और टैंटेलम, एलसीटी की जो फैमिली है, ये तीनों का जो मिश्रण है, ये अवस्था में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? बिहार, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा का आसपास जो बस्तर का इलाका है, कर्नाटक और राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल और आसाम। भारत अपनी लिथियम की जरूरत को कैसे पूरा करता है? भारत वर्तमान में लिथियम सेल और बैटरी के लिए आयात पर निर्भर है और वित्तीय वर्ष 2017 और वित्तीय वर्ष 2020 के बीच 165 करोड़ से अधिक लिथियम बैटरी का $3.5 बिलियन से अधिक में आयात किया गया है। ये तो लिथियम के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और हम देख रहे हैं कि पर्यावरण जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो दुनिया है उसको ठीक करने में लिथियम का इस्तेमाल है। लेकिन लिथियम का साइड इफेक्ट भी है लिथियम माइनिंग का। अगर आप लिथियम का खनन करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या नुकसान है उसको देखिए, और यही देता है आपके इथिक्स के क्वेश्चन का आधार। लिथियम खनन से पर्यावरणीय दुष्प्रभाव जुड़े हुए हैं। पानी का बहुत नुकसान होता है, जमीन आपका अस्थिर होने लगता है, आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगती है, नदियों में जो सेलाइन है, जो लवणता है, वो बढ़ने लगती है, मिट्टी दूषित होने लगती है, जो जहरीले कचरे पैदा होते हैं। आप अगर देखें तो 1 टन लिथियम बनाने में 2 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है। मतलब 1 टन अगर आप लिथियम बनाते हैं तो 20 लाख टन आप पानी को खत्म कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा पानी वाष्पीकरण में नष्ट हो जाता है। तो ये जो लिथियम का नुकसान है, इसे यहीं से शुरू होता है। लिथियम से जुड़े हुए इथिक्स के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, जो आज यूपीएससी का जो ट्रेंड है इथिक्स के क्वेश्चंस का, वो यहीं से शुरू होता है। तो उन परीक्षाओं, उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ लिथियम माइनिंग क्या है? पॉल्यूट्स वाटर सोर्सेज, इट इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। लिथियम के खनन से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी बड़ी तेजी से बढ़ता है। मतलब ये एक तरह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है लिथियम का माइनिंग। इसके अलावा पानी का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है और फर्टाइल लैंड नष्ट होने लगती है। सांस की दिक्कतें पैदा होती हैं लिथियम के खनन से। इसके अलावा मैसिव माइनिंग वेस्ट पैदा होते हैं। धरती की जो वाटर साइकिल है उसको नष्ट कर देता है, उसको छेड़छाड़ करने लगता है।
और ये जो नुकसान है लिथियम के, ये बनाते हैं आपके यूपीएससी का जो पेपर 4 है इथिक्स का, उसके लिए क्वेश्चन का आधार। ये क्वेश्चन फटाफट अपनी कॉपी में नोट करिए और लिख के दिखाइए। जो इथिक्स के मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उन्हीं के आधार पर लिखिएगा। लिखिए, हाल के वर्षों में भारत ने शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम उठाए हैं। लिथियम आधारित बैटरी पर आत्मनिर्भरता इसी दिशा में कदम है। वहीं दूसरी तरफ लिथियम धातु के निष्कर्षण में कई पर्यावरणीय चुनौतियां भी निहित हैं। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। जो बच्चे इंग्लिश के हैं उसको, वो क्या है इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन? In recent years, India has taken steps to achieve the goal of zero greenhouse gas emissions. Self-reliance on lithium-based batteries is a step in this direction. On the other hand, there are many environmental challenges inherent in the extraction of lithium metal. Critically examine this statement. ठीक है, इसको लिख के दिखाइए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मैंने देखा था, क्या लिथियम जो है ये एक रेयर अर्थ मिनरल है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे रेयर अर्थ मिनरल तो नहीं है, अर्थ वाला पार्ट नहीं है। हाँ, एक रेयर मिनरल है, एक दुर्लभ तत्व है, लेकिन ये रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है। तो दुर्लभ मृदा तत्व की कहानी क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। रेयर मेटल और रेयर अर्थ मेटल दोनों में अंतर होता है। तो रेयर मेटल का क्या मतलब कि जो मेटल बड़ी मुश्किल से मिले वो रेयर मेटल हो गया, और रेयर अर्थ मेटल क्या है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। रेयर अर्थ मेटल को हिंदी में कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। ये कौन से तत्व कहलाते हैं? ये 17 जो ऐसे धातु हैं जो दुर्लभ हैं। अभी दुर्लभ भी नहीं रह गए, बड़ी मात्रा में पाए जाने गए थे, लेकिन पहले इनका नाम रेयर अर्थ मेटल रखा गया था, तो वही नाम चला आ रहा है। ये धरती की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं रेयर अर्थ मेटल। और ये कौन कौन से हैं? आवर्त सारणी में जो 15 लैंथेनाइट तत्व है ना, परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक, और स्कैंडियम और इट्रियम, इनको जो 15 ये और 2 ये 15+2, इनको कहते हैं रेयर अर्थ मेटल या रेयर अर्थ एलिमेंट, RE। ये जो मैंने यहां दिखाया है ना ब्राउन कलर से, ये सारे रेयर अर्थ मेटल हैं 3 में, और ये लैंथेनाइट सीरीज। तो रेयर अर्थ मेटल की और डिफिनीशन क्या होगी? दुर्लभ मृदा धातुएं जो हैं, धातुओं के उन क्षारक ऑक्साइड को कहते हैं जिनके तत्वों के आवर्त सारणी के तृतीय समूह में आते हैं। और इसमें कुल 17 तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है। और इनके नाम में लगा हुआ जो दुर्लभ मृदा है अब गलत हो गया है, क्योंकि ये ना तो दुर्लभ है और ना मिट्टी में मिट्टी है। और ये जो धरती का जो क्रस्ट है ना, वहां बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो धातु है सीरियम, एक तरह से रेयर अर्थ मेटल माना जाता है, और वो दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा मेटल पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, उसमें इसका स्थान 25वां है, सीरियम का। तो ये नाम गलत हो गया। लेकिन इनका जो प्रोसेस प्रसंस्करण होता है ना, उसकी प्रोसेसिंग जो इनकी प्रोसेस है वो बड़ी जटिल होती है। और इनकी जो सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब जो अभिक्रिया क्षमता को बढ़ा दें, रासायनिक अभिक्रिया क्षमता को। इसके अलावा इनका धातु कर्म, इनकी मेटलर्जी बहुत अच्छी होती है। इनमें विद्युत और चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। जैसे आपकी क्लास में एक बच्चे ने पैरामैग्नेटिक पे क्वेश्चन डाला था ना, आपकी परीक्षा में आया था, पैरामैग्नेटिक पे कभी डिस्कस करेंगे। ये दुर्लभ मृदा तत्वों में बड़ी खास गुण पाई जाती है, और इनकी जो विद्युत चालकता होती है वो बड़ी ज्यादा होती है। तो इन गुणों की वजह से रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इस पर क्वेश्चन बनते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे, अभी मैं बताऊंगा कैसे। ये सब अगर आप ट्रिक समझ जाएंगे तो यूपीएससी को क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको ये बेसिक चीजें समझनी है। मोनाजाइट के रूप में पाए जाते हैं। मोनाजाइट क्या है? एक मिश्रित दुर्लभ मृदा फॉस्फेट है। भारत में तो यही पाया जाता है। रेयर अर्थ मेटल के बारे में मैंने अपनी किताब में प्रॉपर ये
विस्तार से लिखा हुआ है। मेरी किताब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है इलाहाबाद में मिलेगी आपको, दिल्ली में आपको कहीं भी मिल सकती है, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और करोल बाग में सभी दुकानों पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने टेक्नोलॉजी को काफी विस्तार से डिस्कस किया है। रेयर तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक, मैग्नेट, मिश्र धातु, चश्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में किया जाता है। रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जैसे कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, डीवीडी, मोबाइल फोन, एलसीडी और प्लाज्मा स्क्रीन, रिचार्जेबल बैटरी, फ्लोरेसेंट लाइटिंग, लेजर, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। और इन सब का इस्तेमाल जो है इसके महत्व को और बढ़ा देता है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स में इसका इस्तेमाल होता है, बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पवन टरबाइन में, जनरेटर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने वाली प्रौद्योगिकियों के लिए, भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो लिथियम का कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इथिक्स में और जनरल साइंस में मेंस के हिसाब से, उसमें आप रेयर अर्थ मेटल का भी पार्ट लिख सकते हैं कि इसके बजाय हम रेयर अर्थ मेटल पर जोर दे सकते हैं और कुछ इस तरह के बीच का रास्ता निकाल सकते हैं जो पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भूमिका निभाए। ये जो चित्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है आपकी परीक्षा के लिए। इसमें मैंने दिखाया है कि किस धातु का इस्तेमाल क्या बनाने में किया जाता है। जो रेयर अर्थ जो धातु है, अब कुछ क्वेश्चन बड़े कठिन कठिन आते, कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है, जो थोड़ा कंसेप्ट से हटके होते हैं। अब देखिए एनडी, पीआर और डीवाई, ये जो तीन तत्व हैं इनका इस्तेमाल विंड टरबाइन में किया जाता है। एनडी का मतलब नियोडाइमियम, ठीक है। पीआर का मतलब प्रेसियो डाइमियम और डीवाई डी जो इसके अलावा कॉर्डलेस पावर टूल्स बनाने में टीबी, पीआर, एनडी, डीवाई का इस्तेमाल होता है। ईयरफोन स्पीकर बनाने में एनडी, पीआर और जीडी का इस्तेमाल होता है। एनर्जी इफिशिएंट लाइट बल्ब्स का इस्तेमाल यू और वाई, वाई वाई का मतलब ईट्रियम, ईट्रियम को वाई से डिनोट करते हैं, ये नाम हमने यहां लिखा हुआ है ऊपर। इसके अलावा एलसीडी और प्लाज्मा स्क्रीन के लिए ईट्रियम, सीरियम और यूरोपियम और टेरबियम, ठीक है, इसका नाम भी याद करना पड़ेगा। इसके अलावा हाइब्रिड व्हीकल्स की जो मैग्नेट्स बनाने में इनका इस्तेमाल होगा, पीआर, एसएम, टीबी, एनडी, जीटी, डीवाई। कैटालिटिक कन्वर्टर्स बनाने में इनका इस्तेमाल होगा। इसको बस एक नजर आप परीक्षा में जाते समय देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें याद होंगी, कुछ चीजें नहीं याद होंगी, आप सारी चीजें नहीं याद कर सकते हैं। अब दुनिया भर में इसके जो डिपॉजिट्स हैं उस पर बात करते हैं। आरईडी के बाजार में जो चीन की हिस्सेदारी है लगभग 94% है, यानी कि इसकी मोनोपोली है चाइना की। चाइना में सबसे ज्यादा 83% जो दुर्लभ मृदा तत्व है वो वेस्टर्नासाइट वेंडोर के रूप में इनर मंगोलिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्या है अभी मैं बता रहा हूं आपको। वेस्टर्नासाइट डिपॉजिट क्या है। चाइना के बाद वियतनाम, ब्राजील, रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। जो इनर मंगोलिया वाला रीजन है आप देख रहे हैं ना, ये चाइना है, ये मंगोलिया है। तो ये जो इलाका है आप देखिए इस क्षेत्र में, ये इनर मंगोलिया का रीजन है। तो इसी इलाके में रेयर अर्थ मटेरियल पाए जाते हैं। ये जो सटा हुआ जो इलाका है चाइना का, इसी इलाके में। वेस्टर्नाइट का मतलब होता है इनको कहते हैं लैंथियम, सीजियम, फ्रांसियम, नेबोडियम। LACE, PR और ND का जो सीरीज है ना उसको वेस्टर्नाइट डिपॉजिट्स कहते हैं, ये वाला जो सीरीज है। और वेस्टर्नाइट जो है कार्बोनेट और फ्लोराइड मिनरल्स का भी मिश्रण होता है। जो वेस्टर्नाइट का जो रेयर अर्थ तत्व है उनका उपयोग मोबाइल फोन, हाई टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में, स्पीकर्स में, माइक्रोफोन में और मोटर्स में चुंबक बनाने के लिए भी किया जाता है। इनका कितना इस्तेमाल है आप देखिए।
तो वर्ल्ड जो लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं ये देख लिए, चाइना, फिर वियतनाम, ब्राजील, इंडिया, रसिया। इंडिया भी चूंकि अब रेयर मटेरियल वाली रेंज में है, तो इस पे भी नई नई चीजें आ रही हैं आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, यूनाइटेड स्टेट, तंजानिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका। रेयर अर्थ मटेरियल पूरी दुनिया में व्यापार और कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है। कैसे बन रहा है? और यहां से आपके इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि पेपर 2 के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? चाइना और अमेरिका के बीच एक टसल हो रहा है, एक व्यापार युद्ध हो रहा है, आप सभी को पता है। और कुछ समय पहले चाइना ने अमेरिका को जो दुर्लभ मृदा तत्वों का जो निर्यात था उस पर रोक लगा दी थी। तो जब रोक लग गई, क्योंकि इन दोनों के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तो अमेरिका ने कहा, वहां की सेना ने, वहां की मिलिट्री ने कहा कि उसके प्रसंस्करण की तकनीक में हम निवेश करेंगे, बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे। और अमेरिकी सेना द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध का मैनहट्टन परियोजना था, उसके बाद पहली बार ये निवेश करेंगे रेयर अर्थ मटेरियल के प्रसंस्करण में। मैनहट्टन जो परियोजना है वो क्या है कि जो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से एक रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और उसके तहत ही पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया था मैनहट्टन परियोजना के तहत। तो इस आप समझिए कि इसने कितना इस चीज को सीरियसली लिया है अमेरिका ने, कि ये मैनहट्टन परियोजना के बाद दूसरी बार ये इस तरह का रिसर्च डेवलपमेंट में निवेश करने जा रहा है। रेयर अर्थ मेटल भारत में क्या स्थिति है? भारत में इसकी खनन के लिए और प्रसंस्करण के लिए जिस संस्थान की स्थापना की गई, वो अपने कॉपी में नोट करिए आप लोग, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये ठीक है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना की गई है। और भारत में परमाणु ऊर्जा जो नियामक बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, वो निगरानी करता है कि भारत में जो दुर्लभ मृदा तत्व है ना, उनका खनन सीमित मात्रा में हो। ऐसा नहीं कि मतलब अंधाधुन उसका खनन शुरू हो जाए। और जो 3 महत्वपूर्ण भारत में राज्य हैं, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा, यहां पर रेयर अर्थ मटेरियल का खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो इनके जो जगह है वो नोट कर लीजिए। केरल का चवारा जो रीजन है, तमिलनाडु का मनावाला कुटीची जो रीजन है, वहां समुद्र तट से आरई का खनन होता है। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, चवारा और मनावाला कुरीची। ये कहाँ है, मैचिंग के लिए आ जाएगा आपकी परीक्षा में। इसके अलावा उड़ीसा में छतरपुर में बनाया गया है उड़ीसा सैंड कॉम्प्लेक्स, और वहां पर इसका पृथक्करण किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। केरल सरकार के सहयोग से केरल खनिज एवं धातु लिमिटेड, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। तो इन तीनों संस्थानों के नाम याद करिएगा। भारत में जो स्थिति है वो देखिए, आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा है। मोनाजाइट के रूप में पाए जाते हैं रेयर अर्थ मटेरियल। उड़ीसा में कितना है, आंध्र प्रदेश में कितना है? तो जो सबसे ज्यादा है इस समय ये है आंध्र प्रदेश में है, और सबसे कम झारखंड में है। लेकिन इसके भी खनन के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उनको नुकसान पहुंचाता है, और दुर्लभ प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है। तो यहीं से आपकी परीक्षा में इथिक्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण साइंस में पर्यावरण के भी क्वेश्चन बनेंगे और इनसे इथिक्स वाले भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इनको ठीक से पढ़ना है कि इसके इथिक्स के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। मृदा क्षरण भी होता है जब इसका खनन किया जाता है, और ये बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण भी पैदा करता है, लिथियम की तरह। इसके अलावा जो मोनाजाइट का अगर आप जब इस्तेमाल करते हैं तो यूरेनियम उसमें पाया जाता है, 0.4% यूरेनियम पाया जाता है, तो उस खतरे को और बढ़ा देता है। आप सोचिए कि आसपास के इलाकों में अगर यूरेनियम पहुंच गया तो कितना नुकसानदायक होगा। तो ये जो पेपर्स में विभिन्न इस टॉपिक से जुड़े हुए अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए।